Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session, we will discuss about rotational spectroscopy. So, rotational spectroscopy microwave region में आता है. So, the first point regarding rotational spectroscopy is जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको हम माइक्रोवेव रीजन में स्टडी करते हैं. माइक्रोवेव रीजन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 3 × 10⁻10 to 3 × 10⁻12 हर्ट्ज. कौन से कंपाउंड रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करते हैं? वो कंपाउंड्स जिनके अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या करते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो करते हैं. रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज शोन बाय दोज कंपाउंड्स हैविंग परमानेंट डाइपोल मोमेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास में कुछ कंपाउंड्स हैं D2, HCl, ClO, Cn, तो इनमें से कौन से कंपाउंड हैं जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेंगे? D2 क्या है, नॉन पोलर है, डाइपोल मोमेंट इसमें 0 है, इस वजह से ये रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी शो नहीं करेगा. HCl है, पोलर है, इसमें डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है, सो दिस विल शो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी. ClO यहाँ पे भी क्या है, डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये भी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेगा. Cn के अंदर भी पोलैरिटी है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, इसलिए Cn भी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेगा. रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन से मॉलिक्यूल शो करते हैं जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है. नाउ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम सबसे पहले केस पढ़ते हैं रिजिड रोटर या रिजिड रोटेटर. रिजिड रोटेटर में क्या होता है, ये मास है m1, दिस मास इज m2, this is internuclear distance, that is r0. इस तरह से क्या होता है कि m1 और m2 जो मास है वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस r0 से सेपरेटेड होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर HCl ले लें, HCl, दिस इज m1, दिस इज m2 और दिस इज बोन लेंथ, वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय L. क्लियर. रिजिड रोटर में क्या होता है, जो ये बोन लेंथ है फिक्स होती है, जो बॉन्ड होता है उसको हम इनइलास्टिक बोलते हैं, मतलब बॉन्ड के अंदर कोई इफेक्ट नहीं होता है. रोटेट करेंगे तो बॉन्ड क्या रहेगा, बॉन्ड लेंथ है वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी. ना जो एनर्जी है E, दैट इज कैलकुलेटेड एज h²/8π² I J × J+1. यहाँ पे जो J है, दिस इज रोटेशनल क्वांटम नंबर. J इज रोटेशनल क्वांटम नंबर. J की जो वैल्यू होंगी वो होगी 0, 1, 2 अप टू so on. नाउ जो I है, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज कैलकुलेटेड एज म्यू × r0². और म्यू क्या होगा, 2 मास है, सो म्यू विल बी रिड्यूस्ड मास m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 + m2. जो I हो गया दैट विल बी इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 + m2 × r0². अब जो एनर्जी की एक्सप्रेशन है इसको हम किस तरह से डेराइव करेंगे, ये डेरिवेशन कहाँ से आती है, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं. एनर्जी की जो डेरिवेशन है उसको किस तरह से डेराइव करेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे L इज इक्वल टू I × ओमेगा. L क्या है, L इज एंगुलर मोमेंटम. L is angular momentum, I is moment of inertia, and omega is angular frequency. Now L को हम किस तरह से, L का एक और फॉर्मूला है that is J × J+1 √ h/2π. यहाँ पर जो J है उसकी वैल्यू है फ्रॉम 0, 1, 2 अप टू so on. और J क्या है, रोटेशनल क्वांटम नंबर. नाउ एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होगी ½ I⍵². नाउ अगर टॉप और बॉटम, मतलब इसमें जो न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे अगर हम I से मल्टीप्लाई करें, दिस इज
आई स्क्वायर और आई से ही डिवाइड करें, सो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई। नाउ हाफ आई ओमेगा क्या है, आई ओमेगा इज इक्वल टू एल, सो दिस वन विल बी इक्वल टू दिस वन। नाउ अगर एल की वैल्यू लिखें, सो 1/2 आई, एल की वैल्यू क्या है, एल स्क्वायर क्या होगा, जे इंटू जे प्लस 1 इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। जो एल की वैल्यू है वो हमने यहाँ से पुट की है। सो यहाँ से जो एनर्जी की एक्सप्रेशन आई वो क्या होगी, जे इंटू जे प्लस 1 एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई। क्लियर? सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी। नाउ अगर वेव नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करें, if this energy is expressed in form of wave number, so E is equal to h nu होता है, nu is equal to c by lambda and 1 by lambda is wave number, so this is wave number. Clear? So अगर E की जगह हम hc nu bar लिख देते हैं, so this formula will be equal to hc nu bar, that will be equal to j into j plus 1 into h square divided by 8 pi square I. यहाँ पे h क्या है, दोनों साइड से यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। म्यू बार विल बी इक्वल टू j इंटू जे प्लस 1 इंटू एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी। नाउ ये जो टर्म है h अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी, दिस टर्म, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज b। सो b से हम रिप्रेजेंट करेंगे h अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी। सो जो म्यू बार का जो एक्चुअल फॉर्मूला बना, दैट विल बी इक्वल टू b इंटू जे प्लस 1। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नाउ यहां से जो b है, व्हाट इज b? b इज रोटेशनल कांस्टेंट। b इज रोटेशनल कांस्टेंट। नाउ यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर हम j की वैल्यू पुट करते हैं, इफ j इज इक्वल टू 0, सो जो म्यू बार है इस एक्सप्रेशन में, म्यू बार कितना हो गया, म्यू बार विल बी इक्वल टू 0। इफ j इज इक्वल टू 1, सो म्यू बार विल बी इक्वल टू 2b। इफ j इज इक्वल टू 2, then mu bar will be equal to 6b. If j is equal to 3, then mu bar will be equal to 12b up to so on. Now in case of transition, so in case of transition, ट्रांजिशन के केस में क्या होगा, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, दिस इज द ट्रांजिशन। अगर हम ट्रांजिशन कराते हैं फ्रॉम J टू J प्लस 1, सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास एक्सप्रेशन था, एक्सप्रेशन क्या था, एनर्जी का एक्सप्रेशन था J इंटू जे प्लस 1 एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई। क्लियर? और यहाँ से हमने जो म्यू बार का एक्सप्रेशन लिखा था, दैट वाज इक्वल टू j इंटू जे प्लस 1 एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई इंटू सी, और इसको हमने लिख दिया था b इंटू जे प्लस 1, सो दिस इज इक्वल टू म्यू बार। सो जो एनर्जी है, एनर्जी को हम अगर हम म्यू बार वेव नंबर की टर्म में कैलकुलेट करते हैं, सो पहले हम लिखते हैं mu bar, this is at j. Now mu bar at j plus 1. So j plus 1 लिखेंगे, so b into j plus 1, यहाँ पे j plus 1 plus 1. क्लियर? j की जगह हमने क्या लिखा है, j plus 1 लिखा है, so b into this is equal to j plus 2 into j plus 1. This will be equal to j plus 1, this is j plus 2. So this is equal to b into j plus 1 into j plus 2. Now delta mu bar या mu bar हम चेंज बता सकते हैं, चेंज will be equal to
जो चेंज होगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू बार एट j plus 1 minus म्यू बार एट j. So this is equal to b into j plus 1 into j plus 2 minus b into j plus 1. यहाँ से हम b into j plus 1 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो j plus 2 minus j. So यहाँ से this will be equal to 2b into j plus 1. So टू सक्सेसिव लाइंस के बीच में जो डिफरेंस होगा, अगर हम ये एक्सप्रेशन है, ये हमने म्यू बार निकाला, जो म्यू बार निकलेगा दैट विल बी 2b इंटू जे प्लस 1. क्लियर? एक तरह से हम डेल्टा बोल सकते हैं, डेल्टा म्यू बार. सो अगर j की वैल्यू 0 पुट करते हैं, इफ j इज इक्वल टू 0, सो जो म्यू बार है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 2b. इफ j इज इक्वल टू 1, म्यू बार विल बी इक्वल टू 4b. इफ j इज इक्वल टू 2, म्यू बार विल बी इक्वल टू 6b. तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो डिफरेंस है वो कितना है, 2b का डिफरेंस है. सो टू सक्सेसिव लाइंस होंगी, उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 2b. सो जो 2b आया है दिस इज द फ्रीक्वेंसी सेपरेशन. So this 2b will be frequency separation. Clear? Now next point is relative intensity. Now relative intensity. Relative intensities. So relative intensities को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? That will be calculated as nj divided by n naught equal to gi into e raised to power minus ej divided by kt. For rotational spectroscopy, gi is the degeneracy, that will be equal to 2j plus 1 into e raised to power minus ej divided by kt. Now एनर्जी क्या था? एनर्जी थी hc म्यू बार, और म्यू बार को अगर हम b की टर्म में लिखते हैं सो hc b इंटू j प्लस 1. सो एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई bhc j इंटू j प्लस 1. सो वैल्यू पुट करते हैं एनर्जी की, सो nj डिवाइडेड बाय n नॉट दैट विल बी इक्वल टू 2j प्लस 1 into e raised to power minus bhc j into j plus 1 divided by kt. So this is the population और relative intensity. This nj by n naught क्या है यहाँ पे? Population है या फिर relative intensity है. Now nj by n naught जो population है, so हमें क्या कैलकुलेट करना है? मैक्सिमम पॉपुलेशन कितनी होगी, मैक्सिमम पॉपुलेशन कब होगी. सो मैक्सिमम पॉपुलेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो टर्म है nj by n naught, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू j. सो j की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब हमें मैक्सिमम पॉपुलेशन निकालनी है तब. तो इसको हमने x मान लिया. नाउ dx by dj कैलकुलेट करके और उसको इक्वल टू 0 रखना है, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू j. सो डिफरेंशिएशन के लिए दिस टर्म इज इक्वल टू p and this term is equal to q. तो डिफरेंशिएशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाते हैं. क्या होता है डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन में? पहला क्या करते हैं, एक जो टर्म है जैसे p टर्म है, पहले एक टर्म को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे. सो पहले जो फर्स्ट टर्म है इसको कांस्टेंट रखते हैं, 2j प्लस 1 को एज इट इज रखते हैं. सेकेंड पोर्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब q पोर्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू j. So this will be equal to bhc j into j plus 1 divided by kt. ये as it is आ गया. अब जो पावर है उसका डिफरेंशिएशन होगा. सो पावर का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा, माइनस bhc j into j plus 1. यहाँ से j into j plus 1 क्या हो गया, j स्क्वायर प्लस j हो गया. डिफरेंशिएशन कितना आ गया, इसका डिफरेंशिएशन आ गया 2j, इसका डिफरेंशिएशन आ गया 1. सो दिस विल बी इक्वल टू 2j plus 1 divided by kt. क्लियर? सो हमने q टर्म का कंप्लीट डिफरेंशिएशन किया है. नाउ
प्लस साइन। अब क्या है, q टर्म को एज इट इज रखेंगे, सो दिस विल बी BHC J into J plus 1 divided by KT, डिफरेंशिएशन हो p टर्म, सो 2j plus 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, 2j का हो गया 2। अब यहाँ से अगर हम दिस होल टर्म विल बी इक्वल टू 0 अगर हमें j मैक्सिमम कैलकुलेट करना है तो। सो यहाँ से हम क्या देखेंगे, यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं, सो कॉमन फैक्टर क्या आ गया, e रेज टू पावर माइनस BHC J इंटू J प्लस 1 डिवाइडेड बाई KT। सो यहाँ से ये क्या आ गया, माइनस BHC इंटू 2j प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई KT। दिस विल बी द टर्म that has been left। और ये तो आ गया यहाँ से फर्स्ट टर्म से, प्लस यहाँ पे दोनों टर्म है, दोनों में से ये पोर्शन कॉमन आ चुका है, सो सेकंड टर्म से क्या बचा हमारे पास में, सिर्फ 2 बचा, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो या तो ये टर्म 0 के इक्वल होगी या फिर ये टर्म इक्वल होगी 0 के। तो अगर हम सेकंड टर्म को 0 के इक्वल पुट करते हैं, सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस BHC डिवाइडेड बाई KT माइनस BHC डिवाइडेड बाई KT इंटू 2j प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, दैट विल बी इक्वल टू 0। नाउ इसको अगर सॉल्व करते हैं, सो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, BHC डिवाइडेड बाई KT इंटू 2j प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। नाउ 2j प्लस 1 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2KT divided by BHC। स्क्वायर रूट करके जब सॉल्व करेंगे, सो 2j प्लस 1 विल बी इक्वल टू 2KT डिवाइडेड बाई BHC की पावर हो गई हाफ, और जब हम j को कैलकुलेट करेंगे, सो j विल बी इक्वल टू 2KT डिवाइडेड बाई BHC की पावर हो गई हाफ। पहले माइनस बन जाएगा, उसके बाद ये पूरा क्या होगा, 1/2 से डिवाइड होगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ j। j की मैक्सिमम वैल्यू होगी जहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन होगी। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। बहुत बार डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि j की मैक्सिमम पॉपुलेशन कब होगी, मैक्सिमम पॉपुलेशन के लिए j की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो ये डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं और डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं। तो ये क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ना। इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, इस तरह से ग्राफ होगा। यहाँ पे हम पॉपुलेशन को प्लॉट करते हैं NJ डिवाइड बाई N नोट, और यहाँ पे हम J को प्लॉट करते हैं। सो दिस विल बी द ग्राफ, दिस इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन एट दिस पॉइंट। क्लियर। सो मैक्सिमम पॉपुलेशन कितनी होगी, जब j की जो वैल्यू है वो इतनी होगी। सो दिस इज मैक्सिमम पॉपुलेशन। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दैट इज बोन लेंथ कैलकुलेशन। बोन लेंथ को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सो इसके लिए हमारे पास जो b का फॉर्मूला क्या था, b इज इक्वल टू h अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC। I की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से I विल बी इक्वल टू h अपॉन 8 पाई स्क्वायर b इंटू c। ना जो I है, I को हम कैसे लिख सकते हैं, म्यू r स्क्वायर, म्यू विल बी इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और दिस विल बी इक्वल टू r स्क्वायर। सो यहाँ से ये पूरी टर्म इक्वल हो जाएगी h अपॉन 8 पाई स्क्वायर b इंटू सी। नाउ इसको जब पूरे का सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम r की जो वैल्यू निकालेंगे, सो r विल बी द बोन लेंथ। सो ये क्या है, जो b है रोटेशनल कांस्टेंट है, उसको यूज करके हम बोन लेंथ की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। इसको एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। क्वेश्चन है, the moment of inertia
the moment of inertia of 1H chlorine 35 is 2.639 into 10 raised to power minus 47 kg meter square. Now calculate bond length. So bond length कैलकुलेट करनी है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? आई का फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू म्यू इंटू आर स्क्वायर. नाउ म्यू क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. क्लियर? यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो क्या है? हमारे पास में मॉलिक्यूल है HCl. तो m1 कितना होगा? m1 विल बी द मास ऑफ हाइड्रोजन. सो हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर. अवोगाड्रो नंबर से जरूर मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो यूनिट है वो kg मीटर स्क्वायर है. नाउ m2 कितना हो गया? 35 डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर. ये जो 1 है और 35 है ग्राम पर मोल में है. सो पर मोल से पर मोल कैंसिल आउट करने के लिए हमें अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना है. सो यहाँ से जो म्यू है दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन Na मल्टीप्लाई बाय 35 अपॉन Na डिवाइडेड बाय 1 अपॉन Na प्लस 35 अपॉन Na. सो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे. दिस विल बी इक्वल टू 35 अपॉन Na का स्क्वायर, यहाँ से हो गया 36 और Na. नाउ Na से एक Na कैंसिल हो गया. सो दिस विल बी इक्वल टू 35 बाई 36 इंटू Na. नाउ Na की जो वैल्यू पुट करेंगे, अवोगाड्रो नंबर की जो वैल्यू पुट करेंगे 6.022 इंटू 10 raised to power 23. So this will be the value of mu. So mu क्या आ गया? Mu will be, this will be in kg. क्लियर? इसको कंप्लीट सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें r कैलकुलेट करना है, इसलिए हम डायरेक्ट यूज करेंगे इसको. सो I इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर होता है. नाउ r क्या होगा? r विल बी इक्वल टू I अपॉन म्यू का स्क्वायर रूट. सो I कितना है? I हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 2.639 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 47 और म्यू हमने कैलकुलेट किया है दैट इज 35 डिवाइडेड बाय 36 के मल्टीप्लिकेशन में है अवोगाड्रो नंबर. सो यहाँ से जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ से. सो दिस विल बी इक्वल टू 1.28 into 10 raised to power minus 10 मीटर. सो 10 की पावर माइनस 10 मीटर क्या होता है? एंगस्ट्रॉम. सो 1.28 एंगस्ट्रॉम. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ बॉन्ड लेंथ. नाउ आइसोटोप इफेक्ट. आइसोटोप इफेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं? देखो जो आइसोटोप का इफेक्ट है वो कहाँ पे आएगा? वो आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म में m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. आइसोटॉप्स क्या होते हैं? ऐसे दो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो. तो मास नंबर का जो चेंज है वो किसकी वजह से आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर ही मास यूज हुआ है, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है यहाँ पे इफेक्ट आएगा. सपोज हमारे पास में कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन 12, ऑक्सीजन है 16, और दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन 12, ऑक्सीजन 18. सो यहाँ पे मास चेंज हो गया ऑक्सीजन का. सो यहाँ पे मास क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है. सो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करेगा, सो जो B है रोटेशनल कांस्टेंट, उसको हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है? 8 पाई स्क्वायर IC, दिस वन. सो अगर I इंक्रीज किया मतलब B की वैल्यू क्या कर जाएगी? डिक्रीज करेगी. सो जब हम CO कार्बन 12 16 से यहाँ पे कार्बन 12 ऑक्सीजन 18 पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हुआ है, मास इंक्रीज हुआ है. सो जो बॉन्ड लेंथ है वो जो B है रोटेशनल कांस्टेंट है वो क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा. अगर इसके लिए अगर हम प्लॉट करें J इज इक्वल टू 0,
So J is equal to 0 for, this is for CO, oxygen 16 है, this is for oxygen 18. Now J is equal to 1. So ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा. J is equal to 2. This is, now J is equal to 3. J is equal to 4. This one. J is equal to 5. So देखो J is equal to 0. 0 के लिए तो देखो बराबर चाहिए. J is equal to 1. यहाँ पे क्या किया, थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हुआ है. J is equal to 2 के लिए क्या हुआ है, फिर डिक्रीज हुआ है. J is equal to 3. इनका जो लेवल है वो क्या हुआ है, देखो डिक्रीज हुआ है. J is equal to 4. 4 के लिए डिक्रीज हुआ है यहाँ से. यहाँ पे भी ये क्या हुआ है, ये डिक्रीज हुआ है. तो इस तरह से जो इनका जो गैप है, गैप सेम रहेगा बट जो लेवल है जो पहले यहाँ था वो अब क्या हो जाएगा, थोड़ा डिक्रीज करेगा. अब दूसरा हम क्या देखते हैं कि जैसे हमने देखा था कि जो दो लेवल हैं, दो सक्सेसिव एनर्जी लेवल, उनके बीच में डिफरेंस कितना था, 2b का डिफरेंस था. तो जब आइसोटॉप नहीं थी, नॉर्मल केस था, उसमें दिस इज 2b, नेक्स्ट वन इज 4b, नेक्स्ट वन इज 6b, another one is 8b, this is 10b, this is 12b. ना जब आइसोटोप है तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, तो आइसोटोप की जो लाइन आएंगी वो यहाँ पे आएगी. दिस वन विल बी 2b डैश, दिस इज फॉर आइसोटोप. सो ये लाइन इस तरह से आएंगी 4b डैश. इसी तरह से ये लाइन क्या हो रही है, थोड़ी थोड़ी शिफ्ट होती चले जाएंगी. 6b डैश, 8b डैश, 10b डैश, 12b डैश. तो आइसोटोप का इफेक्ट क्या हुआ, आइसोटोप की वजह से जो आई के ऊपर इफेक्ट होगा और आई के अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे, जो रोटेशनल कांस्टेंट है दैट इज बी, उसके ऊपर इफेक्ट होगा. क्लियर. अभी तक हमने जो भी केस डिस्कस किया था वो रिजिड रोटेटर का डिस्कस किया था. अब हम केस डिस्कस करते हैं नॉन रिजिड रोटेटर. नॉन रिजिड रोटेटर, नॉन रिजिड रोटेटर में क्या होता है, देखो रिजिड रोटेटर में क्या होता है, बोन्ड को हमने क्या किया है, फिक्स कर दिया है. इन इलास्टिक बोन्ड हमने अज्यूम किया है. जो एटम्स है वो अपनी जगह पे फिक्स होंगे, जो उनकी बोन्ड लेंथ है वो रोटेशन के साथ में चेंज नहीं होगी. लेकिन नॉन रिजिड रोटेटर में क्या है, ऑल बॉन्ड्स आर इलास्टिक टू सम एक्सटेंट. सो यहाँ पे जो फर्स्ट जो पॉइंट है दैट इज ऑल बॉन्ड्स आर इलास्टिक टू सम एक्सटेंट. जो एनर्जी की जो वैल्यू थी रिजिड रोटेटर के अंदर वो क्या थी, J इंटू J प्लस 1 इंटू एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर आई. दिस वॉज द केस इन रिजिड रोटेटर. जब नॉन रिजिड रोटेटर है तो इसमें एक टर्म और आ जाएगी H4 डिवाइडेड बाय 32 पाई 4 आई स्क्वायर आर स्क्वायर के J स्क्वायर इंटू J प्लस 1 का होल स्क्वायर. या फिर अगर हम वेव नंबर के टर्म में लिखें तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं B इंटू J प्लस 1 माइनस D इंटू J स्क्वायर J प्लस 1 का होल स्क्वायर. यहाँ से जो B था, B की वैल्यू क्या थी, H अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी, और जो D है डिस्टॉर्शन जो हुआ है दैट वाज H क्यूब अपॉन 32 पाई 4 आई स्क्वायर आर स्क्वायर के. यहाँ पे जो k है, दिस k इज फोर्स कांस्टेंट. नाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला. सो नॉन रिजिड रोटेटर का जब भी केस होगा तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे. नाउ नेक्स्ट है
कि जो k है फोर्स कांस्टेंट उसका क्या फॉर्मूला होगा, दैट विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर c square into mu. Now this is reduced mass. This is reduced mass. This is reduced mass. C is speed of light. उसकी वैल्यू हमें मालूम है 3 into 10 raised to power 8 meter per second. What is omega? Omega is vibrational frequency. This is vibrational frequency. And K is force constant. This is force constant. So यहाँ से this will be the formula. Clear? जो D है, D को अगर हमें कैलकुलेट करना है या तो हम इस फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 4b क्यूब डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर. सो 4b क्यूब डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर. इस तरह से हम नॉन रिजिड रोटेटर के लिए सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट है ट्रांजिशन. ट्रांजिशन क्या होंगे? सो ट्रांजिशन क्या होंगे? जो फॉर्मूला है इसमें हम ट्रांजिशन लिख देते हैं J से J+1 के लिए. सो यहाँ पे पहले हम क्या लिख लेते हैं B इंटू J+1 माइनस D इंटू J स्क्वायर इंटू J+1 का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे J डैश कर लेते हैं. मतलब हमने ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ किया है? J से J डैश पे ट्रांजिशन किया है. माइनस J की जो टर्म है दैट इज B इंटू J+1 माइनस D इंटू J स्क्वायर J+1 का होल स्क्वायर. दिस वन. नाउ जो J डैश है उसकी जगह हम पुट करेंगे J+1. सो यहाँ से जो म्यू J होगा दैट विल बी इक्वल टू B इंटू J+1 J+2 माइनस D इंटू J+1 का स्क्वायर J+2 का स्क्वायर माइनस B इंटू J+1 ब्रैकेट हमने हटा दिया है. सो दिस विल बी प्लस D इंटू J स्क्वायर इंटू J+1 का होल स्क्वायर. सो यहाँ से इस पूरे को सॉल्व करेंगे. इन दोनों टर्म्स को जब सॉल्व करेंगे सो यहाँ से हमने क्या लिखा B इंटू J+1 कॉमन आ गया. ब्रैकेट में हुआ J+2 माइनस J माइनस D इंटू यहाँ से इन दोनों टर्म्स को जब सॉल्व करेंगे सो यहाँ से क्या आ जाएगा, इन दो टर्म्स को जब सॉल्व करेंगे माइनस D कॉमन लिया J+1 का स्क्वायर कॉमन लिया. अंदर क्या बचा J+2 का होल स्क्वायर माइनस J स्क्वायर. सो अगर इसको सॉल्व करेंगे सो यहाँ से J से J कैंसिल आउट. दिस विल बी 2B इंटू J+1 माइनस D इंटू J+1 का होल स्क्वायर. सॉल्व करते हैं इसको J स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस 4J माइनस J स्क्वायर. तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया. दिस विल बी इक्वल टू 2B इंटू J+1 माइनस 4 यहाँ से कॉमन लिया, 4 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा J+1. ऑलरेडी एक J+1 का होल स्क्वायर बाहर है, एक J+1 ब्रैकेट से आ गया. सो दिस विल बी J+1 क्यूब. सो दिस विल बी द ट्रांजिशन फॉर नॉन रिजिड रोटेटर. सो दिस विल बी द अल्टीमेट फॉर्मूला फॉर नॉन रिजिड रोटेटर कि जब ट्रांजिशन होगा उसके लिए. नाउ रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. द फार इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ HI कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ इक्वली स्पेस्ड लाइंस विद del B
bar del nu bar is equal to 12.8 centimeter inverse. What is I and internuclear distance? So this is equal to 12.8 centimeter inverse, and this is what is the value in meter. So multiply by 10 raised to power 2, this will be meter inverse, that is 1280 मीटर इनवर्स. नाउ b क्या होता है, ये क्या है डेल न्यू बार, दिस इज इक्वल टू 2b. सो जो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1280 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 640 मीटर इनवर्स. नाउ b का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू h अपॉन h पाई स्क्वायर आई सी. सो यहाँ से जो I है दैट इज इक्वल टू h अपॉन h पाई स्क्वायर c इंटू बी. सो यहाँ पे h की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 6.63 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34. h इंटू पाई की वैल्यू होगी 3.14 स्क्वायर, c कितना है 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8, b की वैल्यू कितनी है 640, दिस इज इन मीटर इनवर्स. सो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे. सो दिस विल बी इक्वल टू 4.36 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर माइनस 47 kg meter square. So this is part A. Now part B. Part B क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है. सो दैट इज I इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर. सो म्यू कितना है, म्यू हमें कैलकुलेट करना है. म्यू इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. हमारे पास मॉलिक्यूल क्या है, HI का मॉलिक्यूल है, दिस इज 1, दिस इज 127. सो m1 कितना हो गया 1 अपॉन अवोगाड्रो नंबर, m2 कितना हो गया 127 अपॉन अवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय 1 अपॉन अवोगाड्रो नंबर प्लस 127 divided by Avogadro number. So this will be equal to 127 divided by Na square 128 into यहाँ पे Na से एक Na cancel. So this is 127 divided by 128 into Avogadro number. Now जो mu है वो हमने कैलकुलेट किया है अभी in terms of Avogadro number. Now R will be equal to I by mu का स्क्वायर रूट. I कितना है, I हमने अभी कैलकुलेट किया है 4.36 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 47. म्यू कितना है 127 डिवाइडेड बाय होगा 128 इंटू अवोगाड्रो नंबर. सो वो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, पावर हो गई 1/2. नाउ अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू पुट करेंगे 4.36 into 10 raised to power minus 47 into 128. Avogadro number is 6.022. 10 raised to power 23 divided by 127. इसकी पावर हो गई हाफ. सो जो R है, R की वैल्यू होगी 1.62 into 10 raised to power minus 10. So this will be equal to 1.62 angstrom. सो जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो कितना हो गया 1.62 into 10 raised to power minus 10.